मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के लिए सामान्य हिंदी के पेपर को यहाँ पर देखेंगे। इसका पैटर्न समझेंगे कि किस प्रकार के कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 16 फरवरी को है, यानी कल आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आपको उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा सामान्य हिंदी, ये पेपर उन्हें मिलेगा जिन लोगों के पास या तो बायोलॉजी होगी या मैथ, मतलब जो लोग साइंस साइड से हैं। ठीक है, उन्हें ये पेपर मिलने वाला है सामान्य हिंदी का। इसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है और ये पेपर पूरे 100 नंबर का होता है। इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, खंड का। और खंड का में आपको प्रश्न नंबर 1 मिलेगा, जिसमें आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इस टाइप से होगा। शिक्षा का उद्देश्य, निबंध के लेखक कौन है। अब इनमें से कोई एक आपका करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका है संपूर्णानंद। ऐसे ही खा नंबर आपका है, लल्लू लाल की रचना क्या है। प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल की रचना है। तो अगर आप इसका जवाब दे पाएंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको आगे देखना है। यहाँ पर आपका प्रश्न है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। यशपाल। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिएगा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरीके से आप पांचों प्रश्न के अगर सही जवाब देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको 5 प्रश्न और मिलेंगे जो आपके बहुविकल्पी होंगे। ठीक है, जिनमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट होता आपका है, कामायनी किस युग की रचना है। छायावादी युग की रचना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो 1 नंबर समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपको मिलता हुआ जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, तो अग्रदास। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है, तो द्विवेदी युग की कामायनी। ठीक है, ये आपकी छायावादी युग की रचना है। और निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, तो मामा महाकाव्य नहीं है, बाकी सभी आपके महाकाव्य हैं। तो इस तरीके से 5 प्रश्न यहाँ पर हुए, तो 5 ये बहुविकल्पी हो गए। अब 10 नंबर के बाद अब आपको जो अगला प्रश्न मिलेगा, प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको मिलेगा गद्यांश। लिखा है, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका 5 × 2 मतलब 10, ये 10 नंबर का आपका यहाँ पर है। तो आप लोग इसको देखिएगा, आपको ये दे रखा है, आप इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप जो आपके नीचे प्रश्न है इनका जवाब देंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के और जो भी पाठ आपका हो उस पाठ से अवतरित है और जिसके लेखक और जो लेखक हो उनका नाम लिख लीजिएगा, ये हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना होता है। और आगे आप देखेंगे तो आपको ये प्रश्न दे रखे हैं, इनके जवाब आपको निकालने हैं इसी पैराग्राफ से। 10 नंबर का आता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो इसमें आपको अथवा में और मिलेगा। अथवा का मतलब होता है कि आपको कोई एक करना होता है। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ दे रखा है और इसके बाद में आपको यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, तो आप चाहे इन्हें कर सकते हैं। तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, पहले गद्यांश था, अब आपके लिए आ चुका है पद्यांश और ये भी आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है, 5 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद आप जो है यहाँ पर देखिएगा प्रश्न लिखे हुए हैं, आप इन प्रश्नों के जवाब दे देंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो अथवा में आपका एक और आता है, ये आप देखिएगा अथवा में लिखा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसका जवाब लिखना है। तो यहाँ से आप प्रश्न को पढ़ेंगे और यहाँ पर आपका ये जो है आपके 5 प्रश्न हैं, इनका आप जवाब लिखेंगे। ठीक है, 4 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
आपका 5 नंबर का ये आता है। ठीक है, तो देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये आपके सामने 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। इनके आपको क्या लिखने हैं, इनका जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग आप डाल देंगे जीवन परिचय। ठीक है, समझिएगा, जीवन परिचय। ठीक है, और रचनाएं। ठीक है, रचनाएं हो जाएंगी। साहित्यिक परिचय डाल देंगे। ठीक है, साहित्यिक परिचय, ये हेडिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय हो गया आपका, रचनाएं हो गया, साहित्यिक परिचय। ठीक है, एक और होती है साहित्य में स्थान, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, साहित्य में स्थान। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका लगभग 1 पेज में आपका आराम से इनका जीवन परिचय आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने लिख दिया है 80, अधिकतम 80 अंक, 80 शब्द। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान के चलिए 1 पेज में आपका लिखा होना चाहिए, तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपका किसी एक कवि का भी साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालिए, ये भी आपका 5 नंबर का आता है। तो इनमें भी आपको एक ये करना है। ठीक है, 3 में से कोई एक। फिर आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, उसमें होता है कहानी आता है। आपके एग्जाम में कहानी भी आती है कि जैसे बहादुर अथवा पंचलाट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो अथवा में लिखा है ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो आपके एग्जाम में कहानी दे, मतलब आपको जो अभी आपकी बुक में कहानी दे रखी है, आप कोई एक कहानी रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, कोई सी एक कहानी याद कर लीजिएगा और बस 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, कोई एक कहानी याद करिएगा सिर्फ, क्योंकि सभी आ जाती हैं अथवा में, तो आप समझिएगा एक अगर याद होगी तो आप लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 7 आपका आता है, 7 में स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक का उत्तर देना है। यहाँ पर आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि जो खंड काव्य होता है, तो देखिए हर ज़िले में अलग अलग आपका आता है। ठीक है, हर ज़िले का अलग अलग होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम आपके लिए आज ही एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, बता देंगे किस ज़िले के लिए कौन सा आपका है। ठीक है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। जैसे अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए आप जहाँ भी रहते हैं, अगर उस ज़िले में आपका श्रवण कुमार वाला जो खंड काव्य आता है, ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक लिखना है और इसके अलावा जितने हैं सब छोड़ देने हैं, कोई एक। अगर ये नहीं है, आपका रश्मि रथी है, तो आपको इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कोई एक लिख देना है बस। ये नहीं करना है कि आपको एक तरफ सभी करने हैं, सभी नहीं करने होती हैं, सिर्फ एक। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, आपको कोई एक करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर त्यागपथी है, ठीक है, तो आपको इन त्यागपथी में से कोई एक करना है, जो आपको ऊपर वाला ये पता होती है, नहीं तो ये बस। अच्छा, आगे देखिए, अब खंड खा हमारा स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न नंबर 8, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक सदर्भ मतलब ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आपका संस्कृत में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के, और ये वाला है महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसका अनुवाद लिखना है। अनुवाद कैसे लिखेंगे, जैसे आप लिख लेंगे, पहले तो आप संकेत डाल देंगे। सबसे पहले हेडिंग आप डालिएगा संकेत, और संकेत में आपको करना क्या है, आपको स्टार्टिंग के 2 शब्द और लास्ट वाले आपके 2 शब्द और बीच में आपका डैश 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 इस तरीके से चलेगा। आगे आप कुछ लिख लेंगे, 2 शब्द, पीछे 2 शब्द लिख लेंगे, बाकी आप बीच में डैश डैश कर देंगे। ठीक है, संकेत पड़ जाएगा। फिर आप लिखेंगे संदर्भ उसके नीचे, फिर आप वहाँ पर लिखेंगे उसके नीचे हिंदी अनुवाद, फिर लिखेंगे महामना मालवीय विद्वान थे, ठीक है, धार्मिक नेता थे और चतुर पत्रकार थे। इस तरीके से इसका अर्थ होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अथवा में आप ये करिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिएगा ये पद्यांश है। ठीक है, ये भी संस्कृत से ही है लेकिन ये पद्यांश है। यहाँ पर भी आपको वही काम करना है, संदर्भ सहित इसका हिंदी में अनुवाद करना है, चाहे इसका करिएगा अथवा में इसका करिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या होता है, आपके एग्जाम में मुहावरे आते हैं। ठीक है, कितने नंबर के आते हैं, 2 नंबर के आते हैं, और आपको किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। एक का, 4 में से कोई एक। तो कोई एक, जिस तलवार की धार पर चलना, तो इसका मतलब होता है कठिन काम करना कोई। ठीक है, टका सा जवाब देना, मतलब बिल्कुल सीधा जवाब दे देना। दाल में काला होना, मतलब कुछ गड़बड़ होना। ठीक है, मतलब इस तरीके से इसके अर्थ हो गए। और वाक्य में जो आप प्रयोग करेंगे, तो आप जो है इसी का इस्तेमाल करेंगे जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और वाक्य बना दीजिएगा कोई एक। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर है निम्नलिखित में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब संधि विच्छेद से आपके 3 प्रश्न आते हैं।
आप यहाँ पर देखिएगा, तो 2 आपके ये लिखे हैं और 1 आगे लिखा है। तो 3 प्रश्न आपके 3 को जवाब देने हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। जिसे लिखा है तथापि का संधि विच्छेद क्या है, तो तथा धन अपि, मतलब आपका बी वाला करेक्ट यहाँ पर होगा। तो आपको यही पहचानना है सिर्फ। परमेश्वर का क्या हो जाएगा, तो परम धन ईश्वर, ये आपका यहाँ पर ये वाला से हो जाएगा, ठीक है। गायक का क्या हो जाएगा, गय धन अकह, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर के संधि विच्छेद आपके एग्जाम में आएंगे। फिर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, आगे दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन पहचानिए। आपको इनके विभक्ति वचन पहचानने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आत्मनः में क्या है, और यहाँ पर नाम नाम में नाम नान, ठीक है। देखिए ये 2 ही आपके एग्जाम सिलेबस में भी हैं। जैसे बालक के रूप होते हैं, नदी के रूप होते हैं, ऐसे आत्मनः और नाम स्नान, मतलब इनके भी आपके मतलब जो रूप है सिर्फ 2 हैं, उन्हीं में से आपका आ जाएगा। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं यहाँ पर है, ठीक है। 1-1 नंबर का ये आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये प्रश्न मिलेंगे, जैसे शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। वसन व्यसन का मतलब क्या होता है, तो इनमें से जो भी हो, ठीक है, आप उसको पकड़ के मतलब सही करेंगे, ठीक है। और आगे देखिएगा, अम्बुज अम्बुद, इनमें देखिएगा, अम्बुज माने होता है कमल, अम्बुद माने होता है बादल। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही है, ठीक है। इस तरीके से आपका, ठीक है, आपको लिखना है। किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, अंबर माने क्या होता है, आकाश होता है। और क्या होता है, अगर आप तो हिंदी पढ़ते होंगे ना तो आपको पता भी होगा, ठीक है। पट माने होता है चतुर होता है, ठीक है। फिलहाल आपको 2 लिखने हैं, 1 और लिखना है, ठीक है, 1 और लिखना है, ठीक है। विधि मतलब कानून होता है, तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद आप आगे देखेंगे, गा नंबर देखेंगे। गा नंबर में क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो आंखों के सामने हो। सामने वाला जो होता है आंखों के सामने, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिज्ञासु होता है। तो ये भी 1-1 नंबर का आपका आता है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अब शुद्ध करना है, जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं नहीं, बैठे हो, तो इतना कर दीजिएगा 1 नंबर। और आगे इस सरोवर में अनेकों, अनेकों होता ही नहीं है, अनेक होता है, ठीक है। अनेकों आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, अनेक तो अनेक। सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया, ये गलत लिखा हुआ है, ये होता है कवयित्री। क्या होता है, कवयित्री, इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई आपको 2 करने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक कृपया और लिखा कृपा, तो कृपा कृपा 2 बार आ गया ना, तो गलत हो गया ये वाला, इसको भी सही करना है। कृपया, या लिखे सीधे कृपया अनुमोदन करें, या अनुमोदन करने की कृपा करें, कोई एक चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई 2 वाक्य सही करने हैं, 2 नंबर के आते हैं, बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 12 नंबर में आपको यहाँ पर क्या है, परिभाषाएं लिखनी है, उदाहरण सही लिखनी है, ठीक है। उदाहरण को लिखिएगा बेहतर तरीके से तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। वीर रस या हास्य रस, श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार, ये भी 2 नंबर का। दोहा सोरठा छंद, ये भी 2 नंबर का। इसके बाद देखिएगा 13 नंबर में आपका क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र। ये आपका कितने नंबर का, 6 नंबर का मिलेगा। और अथवा आपको यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर प्रार्थना पत्र आपके लिए आ गया, तो मतलब 2 में से कोई एक करना है तो आप एक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर में आपका आता है, जो कि आपको निबंध लिखना होता है किसी एक पर अपनी भाषा शैली में, मतलब किताबी भाषा नहीं लिखेंगे आप लोग, ठीक है। अपने आप लिखेंगे, अपने आप अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे अगर आप, तो आपको 9 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 हेडिंगें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी चाहिए। प्रस्तावना में आप इसके बारे में बताएंगे क्या होता है, और उसके बाद बीच में और हेडिंगें आप डालेंगे, और लास्ट में आप लिख लेंगे उपसंहार, ठीक है, इस तरीके से, और आप इसको लिख के कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरे पेपर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैंने आपको सब कुछ बताया है जो कुछ भी आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। कल आपका एग्ज़ाम है, अच्छी तरीके से आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। कोई समस्या वाली बात आपको नहीं होने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।